Hello everyone, welcome to NEET Voyage. I hope you all are doing good. सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, घर से आप लोगों की पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट नहीं हो रही है, तो देखते रहो लेक्चर्स. Today we are going to start, not start, ये चैप्टर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये वाला लेक्चर हमने इसका एक लेक्चर कल भी लिया था, बट कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो लेक्चर बीच में रह गया. तो आज हम क्या करेंगे, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. जितना हमने कल किया था उसको एक बार ब्रीफ में रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. जिसको कल वाला लेक्चर डिटेल में देखना है वो कल देख सकता है, अदरवाइज हम आज उसको ब्रीफ में करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले माय नेम इज आस्था एंड आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री राइट हियर, राइट ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, नेक्स्ट अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं. कौन कौन से फायदे? लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स से फेवरेट एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं. ठीक है, उसके बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पे लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड. लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड मतलब कि आपको रैंकिंग का पता चलेगा जब भी आप टेस्ट दोगे या कोई क्विज होगा या कोई पजल होगा, वट एवर इट इज, आपको पता चलेगा कि पूरी क्लास में व्हाट इज योर रैंकिंग, व्हाट, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो. ठीक है, टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगी. टेस्ट सीरीज होगा, उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा कि आपके कितने इनकरेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं, कितने आपने क्वेश्चंस छोड़े हैं और आपका कोई क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ है, सब कुछ. ठीक है, देन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने डाउट्स अपने एजुकेटर से पूछ सकते हो. ठीक है, अनअकैडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, एंड अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने का एक अच्छा प्रोसीजर आपको मैं बता दूं. आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है, एंड आपके पास एक प्लस का ऑप्शन होगा. यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन और उसमें से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा, दैट इज नीट यूजी. ठीक है, उसके बाद गेट योर सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और जो सबसे अच्छा ऑफर है आपके पास वो है 1 साल या 24 महीने का या फिर 2 साल का. ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करते हो तो आपको 2500 रुपीज पर मंथ देना होगा. 2 साल के लिए करते हो तो 1500 रुपीज पर मंथ. अगर फिर भी आपको लगता है दैट it's not affordable, yes of course you have this referral code आस्था हब, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिले. ठीक है, तो यस, हमने ये वाली कोड कल भी डिस्कस की थी. ऑल वी हैव इज नाउ, जितने भी नीट वाले बच्चे हैं जिनका इसी साल नीट होना है, यू जस्ट हैव 2 months, रियली 2 months टू गो. जस्ट पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड जस्ट स्टार्ट विद इट. तैयारी शुरू करो, रिवाइज करो, चीजों को बार बार पढ़ो ताकि अब आपको कभी भूले ही ना हो. आपको मई में होना चाहिए था एग्जाम ऑफ कोर्स आपका, और ये इतना डिले होकर अब सितंबर में होगा. आई नो बहुत ज्यादा डिले हो गया है, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस. क्या पता अब आपके पहले आपके अगर 500 मार्क्स आने थे, क्या पता अब आपके 600 मार्क्स आते. 500 से 600 की जंप आप कर सकते थे, इतना इतना टाइम मिला था आपको, राइट? और अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, यहाँ पे हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे नीट के. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हमने समझा था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है. क्लासिफिकेशन हमने समझी थी कि हमारे पास जब हम कपड़े धोते हैं और सारा कपड़े सुखाते हैं तो एक बंडल पड़ा होता है जिसको हमें समेट के अरेंज करके रखना होता है अपने अपने कबर्ड्स के अंदर. जीन्स अलग, ट्राउजर्स अलग, सब कुछ अलग अलग. तो इसको हमने कहा था कि चीजों को अरेंज करना इज क्लासिफिकेशन. तो हम बुक्स की टर्म्स में भी ले सकते हैं कि अगर आपके घर में बुक्स बिखरी पड़ी है, ठीक है, उसको जब आप अरेंज करके रखोगे कि ये केमिस्ट्री की है, ये फिजिक्स की है, ये बायोलॉजी की है, तो वो अरेंज करना होगा ना उसको, तब आप उसको इजीली निकाल सकते हो. अब वो क्लासिफाई हो गई है कि या दिस इज फॉर, दिस कॉलम इज फॉर फिजिक्स, दिस कॉलम इज फॉर केमिस्ट्री एंड दिस कॉलम इज फॉर बायोलॉजी, राइट? दिस वाज योर क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन वैसे ही हमने केमिस्ट्री के टर्म्स में बहुत सारे एलिमेंट्स की और बहुत सारी डिस्कवरीज. सबसे पहली डिस्कवरी की थी हमारे पास डॉबर्नियर ने. डॉबर्नियर ने डिस्कवरी की थी इन 1829. डॉबर्नियर ने डिस्कवरी की थी इन 1829. ठीक है, उसने 3 ट्रायाड्स बनाए थे. 3 ट्रायाड्स हमने कल याद किए थे. फर्स्ट ट्रायाड वाज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. सेकंड ट्रायाड इज
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड थर्ड ट्रायड इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 ट्रायड्स आपको याद करने थे। फर्स्ट वन इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेकंड वन इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड थर्ड वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब इसका एक की फैक्टर क्या था कि उसने बोला था कि उसके जो तीनों ट्रायड्स हैं, हर एक ट्रायड का जो फर्स्ट एलिमेंट है, हर एक ट्रायड का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है और जो थर्ड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट का अगर हम मास निकालेंगे, एवरेज मास, फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का अगर हम एवरेज मास निकालेंगे तो वो एवरेज मास सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अपने फर्स्ट ट्रायड की बात करें तो लिथियम का वेट 6.9, पोटेशियम का वेट इज 39। ठीक है। लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का जब हमने एवरेज निकाला तो हमारे पास वो आया 22.95 विच वाज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द वेट ऑफ सोडियम। ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपने सेकेंड ट्रायड की बात करें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम में भी अगर हम कैल्शियम का 40 और बेरियम का 137.3, इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88.65 विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द मास ऑफ स्ट्रोंशियम। ठीक है। ऐसे ही फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन का हम एवरेज निकालेंगे और ब्रोमीन का मास आ जाएगा। इसको गवर्नियर ने कहा था लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है। ये ठीक था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन उतने एलिमेंट्स उस टाइम पे 1829 पर इतने एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे कि हम इसको कुछ वेटेज दें इसके टेबल को। ठीक है। देन उसके बाद आया था किनकॉर्टियस का इन 1862। 1862 में किनकॉर्टियस ने क्या किया था, 1862 में किनकॉर्टियस ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स तब नोन थे उसने उनको उनके एटॉमिक वेट्स के टर्म्स में एक सिलेंड्रिकल टेबल में अरेंज कर दिया, सिलेंड्रिकल हेलिकल टेबल में अरेंज कर दिया। और उसने बोला कि हर एक एलिमेंट के एग्जैक्टली नीचे वही एलिमेंट होगा जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है। लेकिन ये टेबल भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स था, ये किसी को समझ ही नहीं आया। गॉटियस का काम इतना गलत नहीं था बट ये किसी को समझ ही नहीं आया, बीच में थोड़ी बहुत अनोमलीज थी लेकिन ये काम मेजरली किसी को समझ नहीं आया। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो आया था 1865 में। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्या मतलब है, इसने बोला था कि सेवेंथ एलिमेंट के बाद कि हमारे पास 7 एलिमेंट्स होंगे, पहले तो उसने उसने भी एटॉमिक वेट के बेसिस पर ही अरेंज किया। ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एटॉमिक, सारे साइंटिस्ट ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के बेसिस पर ही अपना टेबल। ठीक है। उसने क्या बोला कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं हमने अरेंज किए एटॉमिक वेट के बेसिस पर, के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो सेवेंथ एलिमेंट आएगा, सेवेंथ एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो एग्जैक्टली फर्स्ट एलिमेंट जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिथियम है, लिथियम इज योर फर्स्ट एलिमेंट हियर। ठीक है। एंड हेयर फ्लोरीन इज योर सेवेंथ एलिमेंट। ठीक है। अब फ्लोरीन के बाद जो एट्थ एलिमेंट आया वो था सोडियम। ठीक है। तो उसने बोला कि सोडियम की प्रॉपर्टीज यानी कि जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली फर्स्ट वाले एलिमेंट के जैसी हो। ठीक है। तो इसीलिए उसने बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि हर एट्थ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। ठीक है। बट इसका टेबल भी फेल हो गया, क्यों? क्योंकि ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया इन दैट टेबल। कैल्शियम के बियॉन्ड ही कुड नॉट क्लासिफाई हिज एलिमेंट्स, और नोबल गैसेस के बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है। इसके बाद न्यूलैंड के बाद आया हमारे पास लोथर मेयर इन 1868। ठीक है। 1868 में लोथर मेयर ने क्या किया, उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज ली एलिमेंट्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, उनको मेजर किया और उनको उनके एटॉमिक वेट के साथ प्लॉट किया। ठीक है। तो उसके पास ऐसे कर्व आया, प्लॉट आया जिसमें अलग से पीक्स थी, और उसने बोला कि जो पीक्स हैं, जितनी भी पीक्स हैं उस पर सबसे ज्यादा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें से जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो पीक्स पर हैं, जो एक्चुअल पीक्स हैं। जैसे ये हो गया रुबीडियम। ठीक है। ये हो गया यहाँ पर सोडियम। जितने भी मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो पीक्स पे प्रेजेंट हैं। ठीक है।
और जो डिसेंडिंग कर्व्स हैं हमारे पास, डिसेंडिंग कर्व्स हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं, डिसेंडिंग कर्व्स हैं ये वाली कर्व, ठीक है। जो नीचे की तरफ कर्व्स आती हैं उनको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कर्व। उसने बोला कि जो डिसेंडिंग कर्व्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो मतलब जो पीक पर थे उससे थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव अदरवाइज? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, ठीक है। उसके बाद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गए, देन असेंडिंग कर्व्स जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वाले, ये वाले होंगे असेंडिंग कर्व। असेंडिंग कर्व्स पर होंगे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हो गया, ये कहा था लोथरमेयर, ठीक है। लोथरमेयर ने भी एटॉमिक वेट ही कंसीडर किया था, और लोथरमेयर की जो ग्राफ था दैट वाज करेक्ट। में सिर्फ एक एनॉमली थी, दैट वाज ऑफ हीलियम। हीलियम वाज नॉट द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बट स्टिल इट वाज प्रेजेंट ऑन द पीक। के बाद हमारे पास आया मेंडलीव का पीरियोडिक। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था 1869 में, लोथरमेयर का आया था 1868 में। लोथरमेयर ने जो काम दिया था वो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन उसने कोई प्रॉपर टेबल नहीं दिया था, इसीलिए वो इतना फेमस नहीं हुआ। इसका जो काम था वो इतना फेमस नहीं हुआ। और मेंडलीव ने क्या किया, सेम काम किया, ठीक है, लेकिन और एक साल बाद किया, लेकिन उसने एक प्रॉपर टेबल दिया। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे, उसने मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इनटू 8 ग्रुप्स एंड 12 सी, ठीक है। 8 ग्रुप थे और 12 सीरीज थी, में 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, और उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, एटॉमिक वेट। मेंडलीव ने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, उसके एटॉमिक वेट पे, ठीक है। और इसीलिए मेंडलीव का जो एटॉमिक लॉ था, पीरियोडिक लॉ था, वो था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बताया था वो ये था कि मेंडलीव के टाइम पे नोबल गैसेस का कुछ अता पता नहीं था, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि नोबल गैसेस भी होती हैं या नोबल गैसेस एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब बाद में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया, उसके बाद जब नोबल गैसेस, सारी नोबल गैसेस जब डिस्कवर हो गई, तो उन नोबल गैसेस को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, ठीक है। उन नोबल गैसेस को जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया, देन इट वाज ऑब्जर्व्ड कि उन नोबल गैसेस को उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए मेंडलीव का जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल था उसको शिफ्ट नहीं करना ही नहीं पड़ा। जो उसका टेबल था वो एग्जैक्टली वैसा ही रहा। नोबल गैसेस को ऐड ऑन करने के लिए हमने उसमें सिर्फ एक ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज ग्रुप 0, इसको हमने नाम दिया ग्रुप 0, ठीक है। मतलब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना ज्यादा करेक्ट था, इतना ज्यादा करेक्ट था कि बाद में कुछ नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, वो भी उसके टेबल में पूरी आ गई, फिट हो गई, बिना किसी चीज को हिलाए, ठीक है। तो मेंडलीव की जो अरेंजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस क्या थे कि मेंडलीव ने बहुत सारे एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाई, उनके हाइड्राइड्स और उनके ऑक्साइड्स बना के उनकी वैलेंसीज प्रेडिक्ट, ठीक है, उनकी वैलेंसीज प्रेडिक्ट, ठीक है, उनकी वैलेंसीज प्रिडिक्ट की। अब वैलेंसीज अगर प्रिडिक्ट कर दी, पहले वैलेंसीज से रिलेटेड किसी को कुछ आइडिया नहीं था, सब सिर्फ एटॉमिक वेट के बेसिस पर अपना पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर, पर इसने क्या किया, रिएक्टिविटी को भी इंक्लूड किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड किया, ठीक है। उसके बाद से उन वैलेंसीज, जो वैलेंसीज उसने प्रिडिक्ट की थी, उसके बेसिस पे उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को करेक्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हमें करेक्ट नहीं पता थे, उसको उसने करेक्ट की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसने क्या किया था, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए, क्योंकि उसके उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स का के बारे में पता चला था, बाकी एलिमेंट्स अननोन थे, अनडिस्कवर्ड थे, किसी को पता नहीं था, ठीक है।
तो उसके बाद उसके जब पीरियोडिक टेबल चल रहा था, जब उसने बनाया पीरियोडिक टेबल अपना, उसने उसमें कुछ गैप्स छोड़ दिए। ठीक है, वो गैप्स क्यों छोड़े? उसने बोला कि उन गैप्स में बाद में कोई एलिमेंट्स आएंगे और वहीं पर फिक्स होंगे। प्रॉपर स्पेसिफिक जगह छोड़ी। उसने क्या बोला? उसने बोला कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के एग्जैक्टली नीचे उसने एक गैप छोड़ा, जिसको उसने नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। मेंडलीव ने बोला कि उस एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा, इक्का एल्यूमिनियम जिसको उसने नाम दिया, वो उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम होंगी एल्यूमिनियम जैसी। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से बिल्कुल मैच करेंगी। सिमिलरली उसने सिलिकॉन के नीचे एक गैप छोड़ा, जिसको उसने नाम दिया इक्का सिलिकॉन। इक्का का मतलब होता है वन। अगर हमने नाम दिया इक्का सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन जैसा। सिलिकॉन जैसा कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा बाद में और वहां पर फिट होगा। ठीक है, और यही नहीं, उसने सिर्फ इतना तो कहा ही कि उसके जैसा होगा, उसने इनफैक्ट उन गैप्स की, उन गैप्स में जो एलिमेंट्स फिक्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट भी कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को उसने प्रिडिक्ट कर दिया। उसने बोला कि इक्का एल्यूमिनियम का मास होगा 16, बट जब बाद में उसकी जगह पे गैलियम डिस्कवर हुआ, की जगह पर गैलियम जब डिस्कवर हुआ तो उसका मास था 69.7। की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम थी एज ऑफ द एल्यूमिनियम। डेंसिटी वाज सेम, मेल्टिंग पॉइंट उसने बोला था लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी 30.2 था। फॉर्मूला इनफैक्ट उसने वैलेंसी भी निकाली थी, वैलेंसी हमारे पास इसने निकाली थी 3, और गैलियम की वैलेंसी इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो की प्रिडिक्शन इतनी ज्यादा करेक्ट। सिमिलरली फॉर इक्का सिलिकॉन जो भी उसने वैल्यूज निकाली थी, प्रिडिक्ट की थी, वही एक्चुअल वैल्यूज थी जर्मेनियम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम के एग्जैक्टली नीचे उसने जो गैप छोड़ा था उसको उसने नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम, और उसकी जगह पे बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ था। सिलिकॉन के नीचे जो उसने गैप छोड़ा था उसको मेंडलीव ने नाम दिया था इक्का सिलिकॉन, जिसकी जगह पर बाद में जर्मेनियम आया। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये तो थे एडवांटेजेस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, अब वो रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या किया था कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे, डिसिमिलर एलिमेंट्स मतलब एक एलिमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक एलिमेंट बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेंडलीव ने उन दोनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में प्लेस किया, बट वो तो हमारे पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अगर दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी तभी हमें उन दोनों को सेम ग्रुप में रखना है, तभी तो वो क्लासिफिकेशन होगी। हमने क्या कहा था, क्लासिफिकेशन क्या होती है कि एक जैसी चीजें एक साथ। जब आपने कपड़े क्लासिफाई किए थे तो जीन्स सारी एक साथ, शर्ट सारी एक साथ। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स के केस में भी सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एक साथ होने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उन दोनों को उसने सेम ग्रुप में किया। ठीक है, और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दूसरे ग्रुप में प्लेस कर, मतलब दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बहुत दूर दूर पर प्लेस कर। तो ये भी हमारे पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, एक और गलती, मेजर मिस्टेक जो उसने की, उसने अपने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस लिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। लेकिन बहुत जगह पर ने इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को इग्नोर कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेल्यूरियम जिसका वेट था 127.6 और आयोडीन जिसका वेट था 126.9। अब इसके अकॉर्डिंग आयोडीन का वेट कम है, तो आयोडीन को हमें पहले रखना चाहिए था और टेल्यूरियम को बाद में रखना चाहिए। आयोडीन का वेट कम है, टेल्यूरियम का वेट ज्यादा है, तो आयोडीन को पहले रखना चाहिए था और टेल्यूरियम को बाद में रखना चाहिए था, लेकिन उसने टेल्यूरियम को पहले प्लेस किया और आयोडीन को बाद में प्लेस। तो ये उसकी एक मेजर मिस्टेक थी कि जो उसने अपना बेसिक क्राइटेरिया सेट किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, वही वो फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास एक और डिसएडवांटेज, दैट वाज द आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट। दे हैव सेम एटॉमिक
नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और अगर मास नंबर डिफरेंट है यानी कि उनका अगर एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उनको सेपरेट पोजीशंस मिलनी चाहिए थी, बट वो तो मेंडलीव ने किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के, सबको पता होगा कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप है, H1, H2 एंड H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन के। ठीक है, इन 3 आइसोटोप्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में प्लेस करना है, एटॉमिक वेट की बात की है तो प्रोटियम का वेट इज 1, ड्यूटेरियम का वेट इज 2 एंड ट्रिटियम का वेट इज 3। तो इन तीनों को एक सेपरेट पोजीशन मिलनी चाहिए थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो दे ही नहीं पाया, उसने पूरे हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही पोजीशन है। तो ये एक और ड्रॉबैक था मेंडलीव के पीरियोडिक के बाद। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस देखने के बाद हमारे पास आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमें दिया था मॉजले ने। और इस टेबल को डिजाइन किया था बोहर ने, इसीलिए इसको बोहर टेबल भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मॉजले ने किया क्या था, मॉजले ने क्या किया, उसने एलिमेंट्स लिए, ठीक है, मतलब एक्चुअली में हाथ में नहीं लिए, उसने कुछ प्रॉपर एक सेटअप था, उसने प्रॉपर एलिमेंट्स लिए और उनमें से एक्सरेज पास की, एलिमेंट्स लेके उनमें से एक्सरेज पास की, उन एक्सरेज की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उन फ्रीक्वेंसी को उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया, उनकी एक प्रॉपर प्लॉट बनाया और बाद में उसने ऑब्जर्व किया कि वो जो प्लॉट था दैट केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। तो उसने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे थे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और वो आया हमारे पास स्ट्रेट लाइन यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने क्या बोला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकते हैं वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसी के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमारे पास लॉ आया विच वाज दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers। तो हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जिसने एटॉमिक नंबर की बात। अभी तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई थी या जितने भी पीरियोडिक टेबल्स बने थे वो सब एटॉमिक मास पे बेस्ड, इसलिए वो किसी ना किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट हो रहे थे, गलत प्रूफ थे, उनके ड्रॉबैक्स। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का को यूज किया गया, का बेसिस एटॉमिक नंबर को बनाया गया, तो इसीलिए इस टेबल के बेसिस पे हमने प्रॉपर अपना एक टेबल बनाया जो कि ये था। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उसको हमने अरेंज किया इनटू 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। दीज आर दी 7 पीरियड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज सोडियम, फोर्थ फॉर पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रैंचियम, ये सारे 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल वाले ये हमारे पास पीरियड्स हैं। ठीक है, और 18 ग्रुप्स हैं यहाँ पर राइट हियर। ठीक है, जो वर्टिकली है वो हमारे पास है ग्रुप्स, ये वाले ऐसे वर्टिकली अरेंज्ड है उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में हमारे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने बोला कि जो हमारे पास हमारा फर्स्ट पीरियड है दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। वाई इट इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, वन वाज हाइड्रोजन, अनदर वाज हीलियम। ठीक है, वन वाज हाइड्रोजन, अनदर वाज हीलियम। तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड था उसको हमने बोला वेरी शॉर्ट पीरियड। जो हमारे नेक्स्ट 2 पीरियड्स थे, दीज वन, ये वाले दोनों पीरियड थे जो, उनको हमने बोला कि वो शॉर्ट पीरियड्स हैं। शॉर्ट पीरियड्स क्यों है, क्योंकि उनमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट वाला वेरी शॉर्ट था क्योंकि उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड शॉर्ट हमने कब बोला, क्योंकि उसमें 8 एलिमेंट्स थे ईच। देन थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, these two periods contains 18 elements, इसीलिए हमने इनको बोला लॉन्ग पीरियड।
First was short, second or third, sorry, first was very short, second and third short, then fourth and fifth long, and then sixth period. Sixth period is very long period क्योंकि इस sixth period में हमारे पास 32 elements 32 elements क्यों थे? क्योंकि हमारे पास sixth period में lanthanoids भी आ रहे थे. sixth period में हमारे पास lanthanoids भी आते हैं. हमारे पास ये जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3 में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं. ठीक है, तो हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, वो हम करेंगे अभी. बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि सिक्स्थ पीरियड में और सेवेंथ पीरियड में हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप 3 में होते हैं. ठीक है, इसीलिए इन दोनों पीरियड्स को हम वेरी लॉन्ग बोलते हैं और सेवेंथ पीरियड को हम इन कंप्लीट पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं. तो अभी भी वो डिस्कवर होने ही है. तो हमारे पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी जगह बाकी है. एक्चुअली में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं बट अभी इट इज आउट ऑफ योर करिकुलम. अभी तक आपको यही पढ़ना है कि ये डिस्कवर नहीं हुए. ठीक है, तो फॉर यू इट इज इनकम्प्लीट. तो हमारे पास सेवेंथ पीरियड में एक्टिनाइड्स हैं और सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनॉइड. अब जो हमारे पास फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाता है या एस ऑर्बिटल में जाता है. ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो एस ब्लॉक को बिलोंग करता है. ठीक है, देन ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 हमारे होता है पी ब्लॉक क्योंकि इस केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर हो रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन दी पी सबशेल, इसीलिए हमने इनको बोल दिया पी ब्लॉक. ठीक है, देन ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ये है हमारा डी ब्लॉक. ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ये है हमारा डी ब्लॉक. इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये डी ब्लॉक को बिलोंग. ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे इनको हमने नीचे प्लेस किया विच इज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में जा रहा है. एक चीज तो अब हमको क्लियर हो गई कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिस फॉर एग्जांपल हम स्कैंडियम की बात करते हैं. ठीक है, ये स्कैंडियम हमारे पास ये रहा. दिस इज आवर स्कैंडियम. ठीक है, ये हमारा स्कैंडियम है. स्कैंडियम में अगर हम देखेंगे स्कैंडियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2 3d1 3d1 यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये डी ब्लॉक का पार्ट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है. ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट है. ठीक है, तो ये हो गया आपका फिर पूरा पीरियोडिक टेबल. इसमें हमारे पास 7, दोबारा से रिवाइज करते हैं. इसमें हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं. 7 पीरियड्स को हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स जिसमें वो प्रेजेंट है. फर्स्ट पीरियड था जो हमारा उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, दैट वाज हाइड्रोजन और हीलियम. तो इसीलिए हमने उसको बोला कि वो वेरी शॉर्ट पीरियड. उसके बाद सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे तो हमने उसको बोला कि वो शॉर्ट पीरियड्स हैं. देन फोर्थ एंड फिफ्थ उनमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे तो उनको हमने बोला लॉन्ग पीरियड. देन सिक्स्थ एंड सेवेंथ ग्रुप जो पीरियड्स हैं, सिक्स्थ ग्रुप में हमारे पास 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो वेरी लॉन्ग पीरियड है. सेवेंथ पीरियड में हमारे पास एक्टिनाइड्स प्रेजेंट है, एलिमेंट 32 एलिमेंट्स की जगह है लेकिन अभी सब डिस्कवर्ड नहीं, इसीलिए हम उसको इनकम्प्लीट. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एस ब्लॉक. ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को हम बोलते हैं पी ब्लॉक. ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 को हम बोलते हैं ब्लॉक. और नीचे जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, उनको हमने नीचे अलग से प्लेस किया है, उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स में पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड है, एस पी डी एंड एफ, बेस्ड
किसके बेसिस पे ये एसपीडीएफ किया हमने कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी सब शेल में एंटर, अगर वो एस सब शेल में एंटर हो रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर वो पी सब शेल में एंटर हो रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर हो रहा है तो वो डी ब्लॉक का है, एंड ऐसे ही फॉर एफ ब्लॉक। तो दिस वाज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल को हम और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल की मेजर हमने 3 क्लासिफिकेशन कर, पहले हमने उनको ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया एस पी डी एंड एफ, ठीक है, और एस और पी ब्लॉक को मिलाकर हमने बोला कि वो हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर एस प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, अगर हम पीछे पीरियोडिक टेबल देखें, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक है वो एस और पी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एस और पी के बीच में एक ट्रांजिशन की तरह एक्ट करता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की टर्म्स में भी बात करें तो एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी, और जो डी ब्लॉक है बीच में उन उसमें पूरा ट्रांजिशन होता है, यानी कि चेंज होता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसीलिए हम बोलते हैं दैट इट इज द ट्रांजिशन ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक अगर हम पीछे जाएं तो एफ ब्लॉक हमारा नीचे था, नीचे वो डी ब्लॉक का ही पार्ट था लेकिन हमने उसको अलग से प्लेस किया, तो हमने उसको बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हो गई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी ब्लॉक को मिलाकर हम बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक हो गए, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो है एफ ब्लॉक, ठीक है। अभी तक तो सब समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया हमने, पूरी प्रॉपर क्लासिफिकेशन की पीरियोडिक टेबल की, ऐसे डिस्कवर हुआ, डिस्कवर किस बेसिस पे हुआ, एटॉमिक नंबर के बेसिस, एलिमेंट से हमने एक्स रेज पास की थी, तो हमें पता चला कि हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर। उसके बेसिस पे हमने अपना पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद उसको डिफरेंट टर्म्स में हमने एस पी डी एफ में अरेंज किया कि हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक, फिर उनको उनकी ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के टर्म्स में क्लासिफाई, ठीक है। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट, है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक। उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ उन्हीं की है पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में, और किसी की नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो मेटालिक है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब अगर मेटालिक होंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या मतलब, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। सोडियम में हमारे पास क्या, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर उसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, जो कि एक नोबल गैस है। तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई एक एलिमेंट है, अगर कोई एक एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो रिएक्टिव भी होगा ना, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, कैटायन बना देगा। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब अब वो रिएक्टिव हो गया। जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाए। कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा स्टेबल होती है, यानी कि लेस रिएक्टिव होती है, बट अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा और वो रिएक्टिव हो जाएगा। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, फिजिकल स्टेट में दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। देन आ जाएंगे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और सेमी मेटल्स भी। सेमी मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और थोड़ी बहुत नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। बेसिकली वो मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर सॉर्ट ऑफ है। देन पी ब्लॉक में मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एस ब्लॉक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के और पी ब्लॉक राइट साइड पे प्रेजेंट। ठीक है, तब एक बात समझो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर एस ब्लॉक है, तो मतलब लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट साइड पर पी ब्लॉक, राइट साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यानी कि दो एक्सट्रीम्स आगे, लेफ्ट और राइट। यहाँ इस तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देन आ जाएगा हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जब हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कुछ आप में से कुछ लोग फेमिलियर होंगे उस चैप्टर से। तो हम डी और एफ ब्लॉक की प्रॉपर अच्छे से करेंगे, उसमें एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज करेंगे, एक एक एलिमेंट देखेंगे कि इसकी कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अभी के लिए याद रखो कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत वेरिएबल होती हैं, इसमें कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन। कैटलिस्ट मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा रिएजेंट जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर दे, कैटलाइज कर दे। बायो में भी आप करते होंगे कैटालिसिस। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये तीन कैटलिस्ट बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में। फिर आ जाएगा हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं, हमने देखा था। जो जब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे वो ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं और उनका पीरियड कौन सा होता है? 6 और 7। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे पूरी डिटेल। ठीक है, लैंथेनाइट्स को अलग, एक्टिनाइट्स को अलग, कौन कैसे डिस्कवर हुआ था, सब कुछ। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। ये था आपके पास पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन हो गई आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, और ये किस बेसिस पर हमने एस, पी, डी एंड एफ कर दिए? कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है। अगर वो एस सबशेल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक है, डी सबशेल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक है, डी सबशेल में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक है, और एफ सबशेल में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक। ठीक है, फिर उनको हमने 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया। दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से थे? एस और पी ब्लॉक को मिलाकर जो बनता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। हमने बोला कि पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर एस ब्लॉक प्रेजेंट है और एक्सट्रीम राइट साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर हम करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बता सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट की? अगर वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या फिर अगर हम बोले अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पी ब्लॉक का है तो क्या होगी? एंड सो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है यानी कि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रेजेंट होगा तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1 या 2। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑन दी इन दी वैलेंस शेल। ठीक है, फिर आ जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में है NS2NP126। NS2NP126 NP126 क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप्स थे, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ये बात ध्यान दो, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पी ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप्स थे, इसीलिए NP126 यानी कि पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आ जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या है? NS2 N-1 D 1 to 10। इट इज नॉट 1 to 6, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। इट इज 1 to 10। तो ठीक है, दिस इज NS2 ND 1 to 10। क्योंकि डी ब्लॉक में याद रखो, डी ब्लॉक कौन सा था हमारा? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक वाज आर डी ब्लॉक। है, डी ब्लॉक था ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। इसको काउंट करो कितने हुए? 3 to 12, 10 ग्रुप्स हो गए ना।
इसीलिए हमारे पास D1 to 10 यानी कि D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 10 इज F ब्लॉक में n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 1 और ns2। ये इनकी हो गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने n या n-1 या n-2 तो बोल दिया, ये है क्या? n होता है हमारे पास जो वैलेंस अल्टीमेट शेल है, वैलेंस शेल, उसको हम बोलते हैं n। n-1 क्या है? पेनाल्टीमेट शेल, या फिर वो शेल जो वैलेंस शेल से एक पीछे है, यानी कि सेकेंड लास्ट शेल। n शेल इज द अल्टीमेट शेल, n-1 is the penultimate shell or the second last shell, and n-2 is the anti-penultimate shell, anti-penultimate या फिर थर्ड लास्ट शेल। ये वर्ड्स अगर आप याद रखोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। जो n है दैट इज द लास्ट शेल और अल्टीमेट शेल, n-1 है पेनाल्टीमेट शेल और n-2 है तो एंटी पेनाल्टीमेट। ठीक है, बाकी ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस सबशेल में प्रेजेंट होगा, वो जिस सबशेल में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल में जा रहा है, तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, यही है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल तो वो डी ब्लॉक को बिलोंग, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम बता सकते हैं कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब वो कैसे बता सकते हैं वो भी हम करेंगे अभी डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हमने एक स्पेशल नाम भी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ग्रुप 1 था हमारे पास, ग्रुप 1 और 2 हमारे पास एस ब्लॉक के थे। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 हमारे पास एस ब्लॉक के, तो उन ग्रुप 1 को हमने नाम दिया अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को हमने नाम दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये बेसिक थे ग्रुप 2। देन आ गया हमारे पास ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 हमारे पी ब्लॉक के थे, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप 13 को हमने नाम दिया बोरॉन फैमिली। इसको हमने बोरॉन फैमिली नाम क्यों दिया? क्योंकि ग्रुप 13 का जो फर्स्ट एलिमेंट था दैट वाज बोरॉन, तो हमने उस पूरे ग्रुप को बोल दिया बोरॉन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 14 को हमने नाम दिया कार्बन फैमिली, क्योंकि ग्रुप 14 में फर्स्ट एलिमेंट वाज कार्बन, तो हमने उस पूरे ग्रुप को नाम दे दिया कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट था नाइट्रोजन, तो हमने उसको नाम दे दिया नाइट्रोजन फैमिली, और उसको एक और नाम दिया गया दैट वाज निक्टोजेंस। निक्टोजेंस नाम ये क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी नाइट्रोजन फैमिली में या ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सफोकेटिंग थे। अगर हम उनको ब्रीद करते, मतलब उनको इनहेल अगर हम कर रहे हैं, तो हमारी जो लंग्स है, हमारी जो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक हो जाएगा। ये सफोकेटिंग गैसेस होती हैं, निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टो का मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग गैसेस होती हैं, इसीलिए हमने इनको बोल दिया निक्टोजन। ठीक है, देन 16th ग्रुप को हमने बोला ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजन। सिमिलरली 17 ग्रुप को हमने बोला हैलोजन। 18th ग्रुप नोबल गैसेस, 18th ग्रुप को हमने बोला नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये इनर्ट है, नोबल का मतलब होता है जो रिएक्टिव। देन 11 to 20 ग्रुप 11 to 20, wait, this is not group 11 to 20, ओके। चलो पहले हम ये करते हैं कि ग्रुप 3 क्या है। ग्रुप 3 में हमारे पास पीरियड 6 में लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट है और पीरियड 7 में एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें पता है वो थे हमारे जो डी ब्लॉक के थे। ठीक है, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे तो वो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 थे। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रुप टू ग्रुप 12, ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, एक बार आप वहां से देख लेना। अदरवाइज ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि हमने जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनको प्रिडिक्ट कैसे किया, उनकी पोजीशन को हमने कैसे प्रिडिक्ट किया। उनकी पोजीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी सबशेल में एंटर होगा वो एलिमेंट उस ग्रुप का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है एस सबशेल में, ठीक है, यानी कि वो एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, तो हमें उसका ब्लॉक पता चल गया सबसे पहले। अब उसी सबशेल में उसकी जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो लास्ट शेल होगी, यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी एन की, एन क्या था, अल्टीमेट शेल या फिर वैलेंस शेल। लेट्स से दैट एन वैल्यू इज 3, ठीक है, हमने बोला 3s1 है, तो लार्ज एन की वैल्यू हो गई 3, तो उसका पीरियड नंबर क्या हो गया 3, ठीक है। ये इससे हम बता सकते हैं कि उसका पीरियड नंबर क्या है। अभी हमें एस पता चल गया था कि वो एस ब्लॉक का पार्ट है, एन वैल्यू देख के हमें पीरियड नंबर पता चल गया, और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s1 है या 3s2 है। अगर 3s1 होगा तो वो ग्रुप 1 का मेंबर होगा, अगर 3s2 होगा तो वो ग्रुप 2 का मेंबर होगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उससे हमें पता चलेगा कि उसका ग्रुप नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने 3s2 का एग्जाम्पल दिया, 3s2 में एन की वैल्यू थी हमारे पास 3, यानी कि उसका पीरियड था 3, ठीक है। और अगर हम उसमें ले रहे हैं 3s2 तो यानी कि ग्रुप 2। अगर हम बोलते 3s1 तो ग्रुप 1, ठीक है। अब अगर हम 4s2 की बात करें, 4s2 में क्या है, 4s2 में वी हैव 4, एन की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू है 4, तो हमारा पीरियड हो जाएगा 4, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो हमारा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप। क्लियर है, हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। लार्जेस्ट एन वैल्यू हो जाएगी हमारी पीरियड, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएगा ग्रुप नंबर, क्या आ जाएगी हमारी पोजीशन। नेक्स्ट, अगर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर हो, तो वो पी ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर हो रहा है तो वो पी ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा, ठीक। लार्जेस्ट एन वैल्यू फिर से यहाँ पे पीरियड डिटरमाइन करेगी, तो हमें पीरियड पता चल जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 2, केवल एग्जाम्पल लिया हमने, 2p4 में लार्जेस्ट एन वैल्यू क्या है, एन इज 2, तो पीरियड इज 2, ठीक है। पीरियड पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड। अब हमें ग्रुप पता करना है। ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी पी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें 10 ऐड कर, 10 प्लस द नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे 2p4 का एग्जाम्पल लिया हमने, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें जब हम 10 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 4 इज 14, तो हमारे पास यहाँ पे 14th ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 14th ग्रुप। 2p4 belongs to second period and 14th ग्रुप। उसके बाद हम देखेंगे डी सबशेल में, जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होगा, ठीक है, जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होगा, यानी कि वो डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर वो डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है तो जो लार्जेस्ट एन की वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगी हमारा पीरियड नंबर फिर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीधा एग्जाम्पल ही ले रहे हैं यहाँ पे 4s2 3d5, तो हमारा जो लार्जेस्ट एन का नंबर है, लार्जेस्ट एन है, दैट इज 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ पीरियड, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास फोर्थ पीरियड। अगर हमने ग्रुप नंबर देखना है तो ग्रुप नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने भी एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी डी वाले इलेक्ट्रॉन्स और जितने भी एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4s2 3d5, 4s2 यानी कि 2 प्लस 3d5 का 5, तो 5 प्लस 2 इज 7, तो हमारे पास ग्रुप नंबर हो गया 7, ठीक है। सबसे पहले चलो हम एफ ब्लॉक भी करेंगे, उसके बाद रिवाइज करते हैं ये वाला। फिर अगर हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एफ सबशेल में, ठीक है, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है एफ सबशेल में, देन इट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, ठीक है। और एफ ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज है, एक है लैंथेनाइट सीरीज और एक है एक्टिनाइट सीरीज।
लैंथेनाइड सीरीज पीरियड 6 को बिलोंग करती है और एक्टिनाइड सीरीज पीरियड 7 को बिलोंग करती है, लेकिन उन दोनों सीरीज का ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप 3 को बिलोंग करती हैं, ये बात फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, जो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक है वो ग्रुप 3 में है, ये बात हमेशा फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि हमें ताकि हमें ग्रुप निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है, और पीरियड नंबर निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, लार्जेस्ट एन वैल्यू देखना है। एफ ब्लॉक के लिए तो इट इज वेरी सिंपल, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सबसे ज्यादा जो एन की वैल्यू होगी, अगर वो 6 है वो 6th पीरियड है, अगर वो 7 है तो वो 7th पीरियड है, और उनका ग्रुप सेम रहेगा हमेशा, दैट इज थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो हम शुरू से ही इसको रिवाइज करते हैं कि हमने पोजीशंस कैसे रखनी है एलिमेंट्स की। अगर हमारा लास्ट एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर हो रहा है, मतलब वो एस ब्लॉक का पार्ट है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन है वो पीरियड नंबर डिसाइड, हर केस में जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी एन की वो डिटरमाइन करेगी पीरियड नंबर इन एवरी केस, चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक। पीरियड नंबर कैसे आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्टीमेट शेल। अब हमने डिटरमाइन करना है सिर्फ ग्रुप नंबर। एस के केस में हम ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया था एग्जांपल 4s2 का, हमने एग्जांपल लिया था 4s2 का यहाँ, ठीक है। अगर हमने 4s2 का एग्जांपल लिया था तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा था। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना उसका ग्रुप नंबर। ठीक है, पी सबशेल के लिए, पी ब्लॉक के लिए हमने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन पीरियड नंबर बन गया। ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, जितने पी इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस 10 प्लस 10। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया 2p4, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, तो यहाँ पे हम 4 प्लस 10 तो ये 14, यहाँ पे 4 था बट यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना दैट इट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप। फिर आ जाएगा हमारे पास डी सबशेल, उसमें हम ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस जितने भी एस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 4s2 3d5 2 + 5 is 7। ठीक है, देन एफ में तो सिंपली हमें लार्जेस्ट एन वैल्यू देखनी है, वो पीरियड नंबर आ जाएगा और ग्रुप फिक्स्ड रहेगा हमेशा, दैट इज ग्रुप। तो इस पूरे तरीके से अगर आपके पास आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी तक हमने सारे जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल्स थे उनकी डिस्कवरी डिस्कस की। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंचे हमने वो देखा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हमने उसको कैसे क्लासिफाई किया एसपीडीएफ में, उनको हम कैसे उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, वो देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेगुलर इंटरवल्स में अपने आप को रिपीट करें, खुद को रिपीट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो कोई अगर एस ब्लॉक में हमने बोला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, लेट्स से फर्स्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो दोबारा से रिपीट करेगा अपनी ही प्रॉपर्टीज को जो उसके एग्जैक्टली नीचे है, तो उसके एग्जैक्टली नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। वो प्रॉपर्टीज जो रिपीट होती हैं रेगुलर इंटरवल में, मतलब जब भी हम ग्रुप 1 की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस है, हमारे पास पूरा एटम होता है, एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भी सेंटर को हम लेते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये याद रखना है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बट एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, और वो डिफिकल्टीज क्या है, फर्स्ट डिफिकल्टी इज आइसोलेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम को आइसोलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है,
कि जो भी एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको आइसोलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज बाउंड्री ऑफ द एटम इज नॉट क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होगा तो उनकी जो बाउंड्री होती है ना, वो क्लियर नहीं होती, वो वेग होती है। तो हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस तो मतलब नहीं मेजर करते हैं, बट वो एक वेग टर्म है ये एटॉमिक रेडियस। देन रेडियाई वेरीज फॉर बॉन्डेड एटम्स। अगर हमारे पास बॉन्डेड एटम्स होंगे तो उनकी रेडियाई वेरी करेंगे, जो भी हम आगे करने वाले हैं। कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई, मेटालिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, वो भी हम सारा इन डिटेल करेंगे। ठीक है, तो इन एनी केस हम एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग वेरियस स्ट्रैटेजीज। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई इसमें देखेंगे उन एटम्स के बीच में देखेंगे जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि एक ये एटम है, एक ये एटम है बी, ए और बी, दोनों अगर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। में म्यूचुअल शेयरिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स की, यानी कि जो एटम्स है उनकी भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ी सी ये सारा ओवर, ये वाला रीजन ओवरलैप रीजन, दिस रीजन इज दी ओवरलैप रीजन। ठीक है, अब इस ओवरलैप रीजन में से को यूज करके हम अपना एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालेंगे, कोवेलेंट रेडियाई कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे इसका, जितना भी ओवरलैप एरिया होगा हो गया हमारा पूरा कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, तो हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। अगर हमने उसकी रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो हमारे पास एक एटम का कोवेलेंट रेडिया है। ये याद रखना है कि हमारे पास इससे कोवेलेंट रेडियाई आएगा कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रखी है। कोवेलेंट रेडियाई पूरी जो लेंथ है उसका हाफ कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन या ब्रोमीन, जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे, Cl2, Br2, होमोन्यूक्लियर एलिमेंट्स है, जो एक जैसे एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो कुछ और हम अप्लाई करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा वैन डर वाल्स रेडियाई। वैन डर वाल्स रेडियाई में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, एक H2 का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एक H2 का मॉलिक्यूल है यहाँ पे। हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रही मैं, H2 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ और एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ। तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिनको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच में होंगी कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिनको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो और वो अट्रैक्शन एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाए, दिस इज देयर डिस्टेंस, तो उनको इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल लेंथ या वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। अब अगर इनका हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो है वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और उन फोर्सेस की जो लेंथ होगी, उस लेंथ को जब हम हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, ठीक, अभी हमने किया था कोवेलेंट रेडियस, नाउ दिस इज योर वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस हम बेसिकली नोबल गैसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं तो वो कोवेलेंट रेडियाई तो शो नहीं कर सकती, मतलब वो बॉन्डिंग नहीं कर सकती, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं या कोई और बॉन्डिंग भी नहीं शो करेगी। तो बेसिकली नोबल गैसेस के लिए बेसिकली नोबल गैसेस के लिए हम वैन डर वाल रेडियाई ही देखते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई में दो मेटल्स के क्लस्टर्स होते हैं, उनको उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, और उनका जो रेडियस होता है उसको हम बोलेंगे मेटालिक रेडियस। पूरे बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड और उसके हाफ को हम बोल देंगे मेटालिक रेडियस। पूरा अगर डी है तो जो हमारा रेडियस है मेटालिक रेडियस उसको हम बोल देंगे डी बाई। ठीक है,
तो हमने 3 तरह की रेडियस की है अभी, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई और मेटालिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई एक जैसे एटम्स के बीच में होगा, अगर ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट रेडियाई, या ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में कोवेलेंट रेडियाई होगा। फिर आ जाएगा वैन डर वाल्स रेडियाई, दो अलग अलग गैसेस होंगी, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ये है कि दूर से कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कोवेलेंट रेडियाई में प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। मेटालिक रेडियाई में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फिर आ जाएगा हम इन तीनों रेडियाई की जब हम कंपैरिजन करेंगे। अब एक बात बताओ, जब हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई था, तो कोवेलेंट रेडियाई में अगर ओवरलैपिंग थी, कोवेलेंट रेडियाई ओवरलैप कर रहे थे, जब वो ओवरलैप कर रहे थे तो वो रेडियाई सबसे कम हो गया ना, वो बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई, वो रेडियाई सबसे कम हो गई, ठीक है। लेंथ अगर हम देखें, मेटालिक रेडियाई में एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन वैन डर वाल्स रेडियाई में एटम्स एक दूसरे से दूर हैं, उनके अंदर जो फोर्सेस है वो बहुत दूर है, सिर्फ फोर्सेस है बट दूर से आ रही है वो फोर्स, तो वो वाला रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। अगर हम कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल्स रेडियाई को कंसीडर करेंगे, तो वैन डर वाल्स रेडियाई की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, और कोवेलेंट रेडियाई की जो लेंथ है वो सबसे कम होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, रह जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो याद रह जाएगा कि कोवेलेंट रेडियाई में ओवरलैपिंग हो रही है तो लेंथ सबसे कम होगी, वैन डर वाल्स रेडियाई बहुत दूर है एक दूसरे से, सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप इसको याद भी कर सकते हो सिंपली, वैन डर वाल्स का सबसे ज्यादा, मेटालिक एंड देन कोवेलेंट, वीएमसी, सिंपल ऐसे याद कर लो, वीएमसी, वैन डर वाल्स का सबसे ज्यादा, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाते जाते शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर शेल नंबर इंक्रीज होगा यानी कि ये न्यूक्लियस है, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो एक ही शेल है, ग्रुप 2 की बात करेंगे तो सेकंड शेल आ जाएगी, ग्रुप 3 की बात करेंगे तो एक और शेल आ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स बढ़ाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, शेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा, और अगर शेल नंबर इंक्रीज हो गया तो मतलब रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज along the period मतलब like this horizontally, along the period radii decreases because effective nuclear charge increase। का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब, जब हम along the period जाते हैं यानी कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और एक ये शेल, और इसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं, मतलब शेल नंबर नहीं बढ़ रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन हो रहे हैं मतलब प्रोटॉन्स भी तो ऐड ऑन हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स ऐड ऑन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड ऑन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे वो सेम शेल में ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, कोई और शेल ऐड नहीं हो रही है उस एटम में। तो जो न्यूक्लियस है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उस शेल को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे जो सेम शेल में एंटर हो रहे हैं, और उसके साइज को छोटा करेंगे, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि न्यूक्लियस है हमारे पास, दिस इज आवर न्यूक्लियस, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमारे पास एक शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने प्रोटॉन्स जो उसके इंक्रीज हो गए हैं वो अब ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और साइज छोटा कर देगा, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, लेकिन अलोंग द पीरियड में भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ग्रुप 17 तक आ गए, जब हमने पूरा पीरियोडिक टेबल देख लिया, लास्ट में हमारे पास आता है ग्रुप 17 जो हैलोजेंस है, और ग्रुप 18 जो कि नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस के लिए हमने क्या कहा था कि हम वैन डर वाल्स रेडियाई देखते हैं, नोबल गैसेस के लिए अगर हम वैन डर वाल्स रेडियाई देखते हैं तो ग्रुप 17 से जब हम ग्रुप 18 में जाएंगे, 17 से जब हम 18 में जाएंगे तो रेडियाई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि
हम नोबल गैसेस के लिए ग्रुप 18 के लिए वैन डर वाल रेडिया लिखते हैं, और वैन डर वाल रेडिया की लेंथ सबसे बड़ी होती है, ये आप लोगों को पता है। तो ग्रुप 17 से ग्रुप 18 में रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम और अच्छे से समझते हैं यूजिंग शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अब ध्यान से समझना है आप सबको, ध्यान से समझना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है और ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है। आपको साइड में एक दिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस कैसे रहता है, एक शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल और एंड सो ऑन। अब जो एक शेल है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो वो जो एक फर्स्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे। अब जब नेक्स्ट शेल आएगी, नेक्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस का इफेक्ट कंपैरेटिवली कम देख पाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली शेल के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, सेकेंड वाली के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होगा, थर्ड वाली के ऊपर कंपैरेटिवली और कम होगा। क्यों कम होगा, एक तो डिस्टेंस इज द फैक्टर कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, दूसरा फैक्टर ये है कि अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस को ढक रहे हैं एक तरह से। तो जो बाकी जो सेकेंड वाली शेल में वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस का चार्ज को फेस ही नहीं करता, और थर्ड वाली शेल और कम चार्ज फेस करेगी न्यूक्लियस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज है वो पीछे वाली शेल्स तक कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो एस इलेक्ट्रॉन्स है, एसपीडीएफ, जो एस इलेक्ट्रॉन्स है, एस इलेक्ट्रॉन्स, पी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो एस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे पास में है, तो वो सबसे ज्यादा शील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। एस की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, देन पी का, देन बी का, देन एफ का। अगर एफ का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है तो एफ के पीछे, एफ इलेक्ट्रॉन्स के पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एफ इलेक्ट्रॉन्स के पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस का इफेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस को शील्ड ही नहीं कर पा रहे, न्यूक्लियस को ढक नहीं पा रहे। ये पॉइंट समझ आया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एस इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन पी का, देन डी और एफ का वीकेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। वीकेस्ट शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस है, अगर हमारे पास यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वीक शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा एफ इलेक्ट्रॉन्स का, एफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो हमारे पास वो जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली न्यूक्लियस को ढक नहीं पाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस का इफेक्ट के पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भी होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा न्यूक्लियस का इफेक्ट एंड तक जाएगा, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द ट्रेंड ऑफ कोवेलेंट रेडियस फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। फर्स्ट है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम फर्स्ट पार्ट में ध्यान दें तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो एक ही पीरियड के एलिमेंट्स। कोवेलेंट रेडियाई अगर हम बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियाई की अगर हम बात करें तो एक ही पीरियड में कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, अलोंग द पीरियड कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीजेस। फर्स्ट पार्ट में लिथियम का सबसे ज्यादा होगा और फ्लोरीन का सबसे कम होगा, ठीक है। देन आ जाएगा हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो। फिर आ जाएगा थर्ड पार्ट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। में हमारे पास ये भी डाउन द ग्रुप है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम, इंडियम, थेलियम। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इस केस में हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो 3d के प्रेजेंट होते हैं,
गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो 3D के प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए, और उन 3D, मैंने क्या बोला था, 3D डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट तक ज्यादा रहेगा, और अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट तक ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियस लास्ट वाली शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ और साइज को छोटा करेगा। तो गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो न्यूक्लियस उसके साइज को छोटा कर देगा, इतना छोटा कर देगा कि वो एल्यूमिनियम के साइज से भी छोटा। ठीक है, ये हो जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 3D इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाएगा हमारे पास लास्ट डी पार्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन एक ही पीरियड के हैं, और जब अलोंग द पीरियड हम जाते हैं, अलोंग द पीरियड हमारे पास साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियस। सिंपल। अब एक पॉइंट ये फोर्थ पार्ट में नोटिस करने वाली है कि हमने यहाँ पे बात की नियॉन की, हमने यहाँ पे नियॉन की बात की, बट नियॉन के लिए तो हम सिर्फ वैन डेर वाल्स रेडियस देखते हैं, तो यहाँ पे तो ये इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे हम अभी भी डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में ट्रेंड ऑफ कोवेलेंट रेडियस। अगर हमें मेंशन किया गया हो ट्रेंड ऑफ कोवेलेंट रेडियस, नोट दिस पॉइंट, अगर हमें मेंशन किया गया हो that we have to tell the trend of covalent radii, तो हम कोवेलेंट रेडियाई के टर्म्स में ही आंसर करेंगे। अगर हमें कुछ भी रेडियाई मेंशन ही ना किया होता, हमें सिर्फ सिंपली पूछा गया होता कि एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड बता, तो हम बोल देते कि नियॉन का रेडियस सबसे बड़ा है, अनडाउटेडली। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेडियाई इज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में क्या है हमारे पास? हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा, एक कैटायन है और एक एनायन है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उसी बॉन्ड लेंथ को जब हम हाफ कर देंगे तो वो हो जाता है हमारा आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक रेडियाई में एनायन का साइज और कैटायन का साइज अलग अलग रहता है। ठीक है, कैसे बनते हैं आयन? कैटायन कैसे बनता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एनायन कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी कोई एक एटम, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ठीक है, ये वाला है, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है देन द पेरेंट एटम। कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, छोटा क्यों हो गया उसका साइज? क्योंकि अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। पहले क्या था? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का पॉइंट लें, सोडियम में, सिंपल सोडियम है, सोडियम में पहले 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं बट 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। जब हम एनायन की बात करें, एनायन में हमने एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, जब हम एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं बट एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा, अगर हम कंपेयर करेंगे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम से, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस और सिलिकॉन 4 प्लस, इन सब में हमारे पास 10-10 इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है सिलिकॉन के ऊपर, उसका साइज सबसे छोटा। ठीक है, फिर आ जाएगा, अगर हम ये थर्ड पार्ट अपना कंसिडर करेंगे, एल्यूमिनियम 3 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे नेगेटिव चार्जेस, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव, इन 6 के 6 एलिमेंट्स में 6 के 6 जो आयन्स हैं उन सब में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, दैट इज 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। लेकिन लेकिन ये सिर्फ ट्रू होगा अगर हमारे पास यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज,
यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी कि उन सारी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। फिर तब, क्योंकि अगर हम ये वाला केस देखिए, लास्ट वाला, तो हमारे पास है सीजियम प्लस और एफ नेगेटिव। सीजियम प्लस और एफ नेगेटिव, ऑल दो सीजियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइज छोटा होना चाहिए था, और एफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सीजियम प्लस में हमारे पास बहुत सारी शेल्स हैं। सीजियम क्या है? ग्रुप 1 का लास्ट एलिमेंट है, और फ्लोरीन क्या है? एफ नेगेटिव, पीरियड नंबर सॉरी ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट है। उनमें नंबर ऑफ शेल्स का ही डिफरेंस है, तो एफ नेगेटिव बहुत छोटा है क्योंकि उसमें इतनी शेल्स ही नहीं है, बट सीजियम की शेल्स बहुत ज्यादा है। ये बात याद रखनी है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, प्रोवाइडेड कि आपके पास जो स्पीशीज है वो यूनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और नेक्स्ट periodic property is ionization enthalpy। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है, यानी कि हमने उसको आयनाइज करना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from its outermost shell of an isolated gaseous atom। ये पॉइंट नोट करना है आपको कि जो हमारे पास ये है एटम है वो आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए, और वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैशियस स्टेट में होना चाहिए, और ग्राउंड स्टेट में होना। ठीक है, एक एलिमेंट है उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें से, उसको हम बोलते हैं IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, यानी कि जब हमने एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला IE1 के बाद जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे दैट इज IE2, वो हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट वाली की कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया है। तो जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो ज्यादा होती हैं हमेशा। देन आ जाएंगी फैक्टर्स जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना डिफिकल्ट होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इज एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटरमोस्ट शेल पे कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। ठीक है, देन आ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जितना ज्यादा कोई भी शेल न्यूक्लियस को शील्ड करेगा, अगर शील्डिंग ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हम एस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड करते हैं। अगर शील्डिंग ज्यादा है अगर, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट पीछे वाली शेल्स तक कम जाएगा, तो पीछे वाली शेल से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा ट्रेंड की पीरियोडिक टेबल में कैसे देखते हैं। डाउन दी ग्रुप जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज द शेल नंबर एंड साइज इंक्रीजेस। नीचे जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा अलोंग द पीरियड। जब हम जा रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, फिर आ जाएगा एक क्वेश्चन, गिव द ट्रेंड फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पीज सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम।
फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का अगर हम बात करें, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। एक ही पीरियड में साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। फिर आ जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसमें हमारे पास एक्सेप्शन है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया नीट में प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसका ट्रेंड हमारे पास है बोरॉन का सबसे ज्यादा, देन थेलियम, देन गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम एंड लास्ट में इंडियम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हेलियम में हमारे पास 5d और 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5d और 4f के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5d और f इलेक्ट्रॉन्स दोनों आ गए। और अगर d और f दोनों आ गए मतलब पुअर शील्डिंग है। अगर पुअर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट वाली आउटर मोस्ट शेल तक ज्यादा होगा। अगर आउटर मोस्ट शेल तक ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयनाइज करवाना डिफिकल्ट है। ठीक है, सिमिलरली गैलियम में भी हमारे पास 3d इलेक्ट्रॉन। देन आ जाएगा कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं, कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें क्या करना है हमने? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, लेड और टिन की। क्यों? क्योंकि लेड में हमारे पास 5d और 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से वो शील्डिंग इफेक्ट आ गया उसका। ठीक है, फिर आ जाएगा डी। डी पार्ट में बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर किया। बेरिलियम और बोरॉन को अगर हम कंपेयर, बेरिलियम एंड देन बोरॉन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। बेरिलियम से जब हम बोरॉन की तरफ जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमने बोली है कि ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम की। और मैंने क्या कहा था पहले कि जब भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, सिमिलर केस है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, 2p3। 2p3 यानी कि जो p वाली सबशेल है वो हाफ फिल्ड है। जब भी कोई भी सिमेट्रिकल सबशेल होगी यानी कि हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रेंड्स का क्वेश्चन। देन एक और क्वेश्चन हम करेंगे इस पे बेस्ड। क्वेश्चन इज द फर्स्ट 4 ionization energy values of an element is 191, 578, 872 एंड 5962 किलो कैलोरीज। और हमने क्या करना है? कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 190। उसी में से जब दूसरा निकालेंगे 578, तीसरा निकालेंगे तो 878। पर जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो सडनली हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं तो अराउंड 400 जूल्स का, किलो कैलोरीज का डिफरेंस है। जब हम सेकंड से थर्ड में आ रहे हैं तो 578 से लेकर 872 तक, तब कुछ 300 किलो कैलोरीज का डिफरेंस। लेकिन जब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो सकती है? नोबल गैस की। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वैलेंस शेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और वो 3 इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाल दिए तो वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया? क्योंकि हमारे पास जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में थी, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास वैलेंस शेल। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था कि एनर्जी कितनी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन हमने एटम को देना है, उस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इसमें भी हमें क्या चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है,
इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा EGH, इसका सिंबल है डेल्टा EGH। और इसमें क्या है, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अमाउंट हम मानेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज, तो ये नेगेटिव में आएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी लूज हो रही है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फिर आ जाएगा कि हाँ मोस्टली अगर किसी भी सिस्टम में से हमारी एनर्जी निकल रही है, बाहर जा रही है, तो मतलब वो एक्सोथर्मिक है, तो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस मोस्टली। लेकिन इट कैन बी एंडोथर्मिक इन केस ऑफ नोबल गैस, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैसेस के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन देना जबरदस्ती हम देना ही चाहेंगे तो उसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जबरदस्ती ऐड करना है तो उसको एनर्जी देकर प्रोवाइड करना है। वैसे ही हो गया हमारे पास बेरिलियम और नाइट्रोजन का केस। बेरिलियम और नाइट्रोजन में, बेरिलियम में जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 1s2 2s2, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब जब इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिमिलरली नाइट्रोजन 2p3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जब इस केस में हम इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो इसके लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और सक्सेसिव डेल्टा EGH हमेशा एंडोथर्मिक होती है। सक्सेसिव मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जब हमने दे दिया, उसके बाद जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। क्यों, पूछिए इस बारे में। ठीक है, तो पॉज करके सोचिए, क्योंकि आंसर तो मैं इसके बाद ऑब्वियसली बता ही दूंगी, बट इसको एक बार पॉज करके प्लीज जरूर सोचिए। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एटम है हमारा, ठीक है, हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन से हमने O नेगेटिव बना दिया। O नेगेटिव जब हमने बनाया उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई। अब उसके ऊपर चार्ज आ गया O नेगेटिव, यानी कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब हम उस O नेगेटिव को एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, O नेगेटिव को एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के पास, वो रिपल्शन शो करेगा उस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से हम और प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए जब हम O नेगेटिव को एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें जबरदस्ती उसको वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी O नेगेटिव के ऊपर है और वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी बाहर से आ रहा है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो इजीली एंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें उसको एंटर करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, फिर आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही होता है, इट इज जस्ट द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड है उसमें डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही थी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एनर्जी है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, ये एक टेंडेंसी की टर्म है। इन दोनों की जो वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड है, उनका जो साइन है वो ऑपोजिट है। अगर डेल्टा EGH नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं। फिर आ जाएगा फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, साइज अगर छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना उतना इजी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाना इजी है। सेकेंड पॉइंट हमारा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाना इजी, यानी कि डेल्टा EGH ज्यादा। देन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो मैंने बताया था नाइट्रोजन और बेरिलियम के केस में, दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो हमारी जो डेल्टा EGH वैल्यू है वो एंडोथर्मिक हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगा इसका ट्रेंड। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, खुद सोचो। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा EGH की वैल्यू कम हो जाएगी।
क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट वहीं अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन गेन करवाना उस एलिमेंट से वो इजी हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है। ठीक है, फिर आ जाएगा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट पार्ट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसमें क्या है हमारे पास, जो ऑक्सीजन है, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में बात करनी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, जब हम उसको एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब हम देना चाहेंगे, अनडाउटेडली प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगी इस छोटे साइज की वजह से। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो अमाउंट है, जो रिलीज होगी एनर्जी, वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन यहाँ पर लास्ट में चला। सिमिलरली जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जब हम बात करते हैं, तो फ्लोरीन के साथ भी यही होता है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से जब हम उसको एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू सेकेंड नंबर पे शिफ्ट हो जाती है और ये हो जाती है। बाकी वैल्यूज का ट्रेंड तो सेम ही रहेगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देन लास्ट में नोबल गैसेस को कंपेयर किया हमने। नोबल गैसेस को कंपेयर किया, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो उसके लिए जो डेल्टा ईजीएच की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और फिर से हीलियम का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि क्योंकि का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए टफ है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। फिर आ जाएगा हमारे पास एक पॉइंट है कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की जो डेल्टा ईजीएच वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। अगर हमसे पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, वो भी ग्रुप 17 है हैलोजेंस का, मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, वो भी हैलोजेंस। ठीक है, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में हमारे पास क्या है, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो शेयर्ड एटम्स होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हमारे पास सिर्फ अकेला हाइड्रोजन एटम है तो हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोलते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी किसकी होती है, शेयर्ड एटम्स। फॉर एग्जाम्पल दो एटम्स हैं, एक एच है और एक सीएल है, वो दोनों बॉन्डेड है, उनकी प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी कैसे होगी कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया उन्होंने। ठीक है, ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा अट्रैक्ट कर, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इस वजह से पोलैरिटी आ जाती है बॉन्ड में। पोलैरिटी मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लोरीन अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एंड इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट्स नहीं होती, ये सिर्फ एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, साइज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों, साइज बड़ा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट टुवर्ड्स लास्ट कम आएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट तक, तो इसीलिए उसका इफेक्ट कम होगा, जिसकी वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, फिर आ जाएंगे इनके ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स हैं डाउन द ग्रुप, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल ट्रेंड्स।
जो बिल्कुल एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करेंगे, सॉरी वेट पे नहीं, एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करेंगे। फिर आ जाएगा एक क्वेश्चन सिंपल सा। फर्स्ट इज, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में इसको अरेंज करना है। फर्स्ट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिड। में क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये आपको याद रखना है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो सिमिलर ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा और एसिटिन की सबसे कम। ठीक है, फिर आ जाएगा कार्बन फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बन के बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है लेड, और लेड के बाद जो बाकी के 3 एलिमेंट बचते हैं हमारे पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज सेम आती है। और लेड की सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, क्योंकि लेड का साइज कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से लेड का साइज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इस तरफ अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और हमें पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और सेमी मेटल्स भी हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, मेलिएबल है, डक्टाइल है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इलेक्ट्रोपोर्ट। ये सब हम कर चुके, ये सब आप लोग वैसे भी 10th तक कर चुके होंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो डल होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं जैसे मेटल्स होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, पुअर कंडक्टर। सेमी मेटल्स क्या होते हैं, सेमी मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। तो इट कुड बी डल और शाइनी, दे कैन गेन एज वेल एज लूज इलेक्ट्रॉन, दे आर गुड सेमीकंडक्टर्स। और हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये आ गया, सिर्फ ये 7 एलिमेंट्स ही हैं। सिर्फ ये 7 एलिमेंट्स हैं जो सेमी मेटल्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स सेमी मेटल्स की तरह एक्ट नहीं करते। बाकी एलिमेंट्स या तो मेटल्स होंगे या फिर वो नॉन मेटल्स होंगे। ओनली दीज 7 एलिमेंट्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी, टीई, टेल्यूरियम, पीओ, पोलोनियम, सिर्फ ये 7 एलिमेंट्स ही हैं जो सेमी मेटल्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। नीचे जब हम आते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर, अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। एक और इंपॉर्टेंट है, जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। जो भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, जो भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड यानी कि जो हर ग्रुप है, एवरी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो कुछ एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शो करता है जो बाकी एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 की अगर हम बात करें, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली में, बोरॉन की प्रॉपर्टीज अपने बाकी ग्रुप के मेंबर्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी एनॉमलस होती है। जब हम बोरॉन फैमिली की ब्लॉक करेंगे इन डिटेल तब हम देखेंगे वहां पे। बट ये एनॉमलस बिहेवियर क्यों होता है सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स का, हमने वो देखना है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उनका साइज सबसे छोटा होता है, और अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4
प्रॉपर्टीज तो आप याद ही कर लो, जब भी एनॉमलस बिहेवियर पूछा जाएगा आपसे तो वो इन 4 फैक्टर्स की वजह से ही पूछा, ठीक है। उसमें थर्ड फैक्टर है हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। हमारे पास डी ऑर्बिटल यानी कि डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं सेकंड। 4 मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स वो हैं, फर्स्ट इज स्मॉल साइज, सेकंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड फोर्थ इज हाई पोलराइजिंग पावर, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? कुछ हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 डायगोनल रिलेशन, फर्स्ट इज लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, सेकंड इज बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में एंड थर्ड वन इज बोरॉन और सिलिकॉन के बीच। और ये डायगोनल रिलेशनशिप्स किस वजह से हैं? इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें उन दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उनके सिमिलर साइजेस की वजह से वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए हमने ये डायगोनल रिलेशनशिप्स बना दिए अपने पीरियोडिक टेबल में। और ऐसे सिर्फ 3 डायगोनल रिलेशनशिप्स ही हैं, और रीजन क्या है? सिमिलर साइज। लिथियम और मैग्नीशियम का साइज कंपैरेबल है इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज भी सिमिलर है इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज, बोरॉन और सिलिकॉन का साइज सिमिलर है इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज। ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। तो अब ये आ गया हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस की। एक तरह से कंक्लूजन है, इसको ध्यान से देखिए। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ये जो एरो है इस पूरे चार्ट में जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो जिस साइड को है मतलब वो इंक्रीज का साइन है। अगर एटॉमिक रेडियाई का एरो इस तरफ है मतलब डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई का साइज इस तरफ है तो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है अलोंग द ग्रुप, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेना, कंक्लूजन है ये एक पूरे जितना भी हमने आज समझा है, आपको सब पता चल जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं। बाकी आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अनडाउटेडली, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एक बार बस दोबारा से फिर ये बता दूं कि अनअकैडमी में सब्सक्राइब कैसे करना है। नहीं करना है, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है, उसमें एक प्लस का ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है, उसमें से अपना कोर्स सिलेक्ट करना है नीट यूजी एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन डन। उसमें से जो भी आपको प्लान पसंद है, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पसंद है वो आप चूज कर सकते हो, और उस पर एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड आस्था हब, ASTHAHUB, ये वाला कोड आप यूज कर सकते हो जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो कीप सब्सक्राइबिंग, पढ़ते रहिए। आई होप आज का लेक्चर आपका पूरा केमिकल पीरियोडिसिटी रिवाइज हो गया होगा। हम एक और लेक्चर लेंगे केमिकल पीरियोडिसिटी के, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो एक तरह से आपका पजल राउंड होगा, वो हम देखेंगे बहुत जल्द, ऑनलाइन करेंगे, लाइव करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, तब तक पढ़ते रहिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड यस, दिस इज योर कोड आस्था हब, use this referral code and get additional 10% discount. All the best.